कि वो मुझे प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय बादल सिंह बोध जी, राष्ट्रीय कार्यवाह अध्यक्ष। सभी महापुरुष और गुरुओं को नमन करते हुए हमारे संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आचार्य जी, सभी महासचिवगण, उपाध्यक्ष जी, सभी प्रदेश संयोजकगण, धम्म परिषद, सामाजिक न्याय परिषद, सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। कार्यक्रम प्रारंभ करने का निवेदन करता हूँ। थैंक यू अध्यक्ष जी। तो मैं इंजीनियर महेश चंद्र गंगोत्रा, राष्ट्रीय महासचिव RBM, आप सभी साथियों का इस जूम मीटिंग में आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आज हमारी जो सामाजिक न्याय परिषद की मीटिंग हो रही है, तो जिसका आज का विषय है 26 नवंबर के तैयारी हेतु चर्चा। तो इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो मान्यवर बादल सिंह बोध जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष RBM, और आज के मुख्य अतिथि मान्यवर साहब सिंह धनकर जी, राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक न्याय परिषद। और आज के वक्तागण हैं मान्यवर रतनलाल चिरगोत्रा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य J&K, मान्यवर अशोक यादव जी, संयोजक उत्तर प्रदेश, एंड राजू कुमार प्रसाद जी, कोलकाता हाई कोर्ट, मान्यवर प्रकाश सिंह दाकड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, मान्यवर ईश्वरी महतो जी, संयोजक झारखंड, मान्यवर किशन कुमार सैनी जी, उत्तराखंड। तो ये आज के वक्तागण है। तो मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए और हमारे समाज में जन में सभी महापुरुष को नमन करते हुए संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी और आज की अध्यक्षता कर रहे बादल सिंह बोध जी और जितने भी साथी आज जुड़े हैं उनको सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथी, आज के जो हमारे पहले वक्तागण हैं वो मान्यवर किशन कुमार सैनी जी उत्तराखंड से हैं। तो वो अपनी बात रखेंगे कि 26 नवंबर की तैयारी कैसी हो रही है और उनका जो राज्य है उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, तो इसकी वो पूरी जानकारी रखेंगे। मान्यवर किशन कुमार सैनी जी। हाँ, किशन कुमार सैनी जी, मेरी आवाज आ रही है? तो मुकेश जी, उनका माइक अनम्यूट किया जाए। और दूसरे वक्तागण जो वो तैयार रहे, वो ईश्वरी महतो जी हैं, संयोजक झारखंड, वो भी तैयार रहे। तो अगर कृष्ण कुमार जी सैनी जी मेरी बात सुन पा रहे हैं तो वो अपनी बात रखें। मुझे लगता है कि कृष्ण कुमार सैनी जी मेरे नहीं जुड़ पा हुए हैं। तो मैं अगले जो वक्तागण है वो है मान्यवर ईश्वरी महतो जी, संयोजक झारखंड। अगर वो जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने झारखंड की बात रखें। ईश्वरी महतो जी। मुकेश जी। मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं झारखंड से ईश्वरी महतो बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर। तो अभी जो हम लोग का जो मुहिम है वो बृहद भारत का सपना, जो बौद्धमय भारत का सपना के लिए, इसमें हम लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। हम जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के चलते जो लोग अलग अलग मानसिकता के लोग हो गए हैं, तो संगठित करने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और 26 नवंबर की तैयारी जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं। आने वाला दिन में हम लोगों का सपना है बौद्धमय भारत बनाने का, बृहद भारत बनाने का और मनुवादियों को जो है से परास्त करने का। प्लीज सर।
तो लगता है कि उनका भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर कुमार महतो जी, आपने अपने झारखंड की बात रखी। तो अब मैं जो दूसरे वक्तागण हैं वो मान्यवर प्रकाश धाकड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, और उसके साथ दूसरे जो वक्तागण हैं वो एडवोकेट राजू कुमार प्रसाद जी, वो तैयार रहे, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। तो मैं अभी न्योता देता हूं मान्यवर प्रकाश जी, वो अपनी बात रखें। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। प्रकाश सिंह धाकड़ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, आ रही है सर, आप आ प्लीज रही है। कंटिन्यू। हाँ सर, तो जय भीम। मैं मध्य प्रदेश से प्रकाश धाकड़, सामाजिक न्याय अध्यक्ष। माननीय मध्य प्रदेश में अभी मुझको 3-4 महीने पहले आदरणीय हमारे भक्ति जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। जब से मीटिंगें हुई हैं, एक भोपाल में, एक जबलपुर में, और आज मैं बात शुरू करने से पहले मैं सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए महात्मा बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर जी और माननीय कांशीराम साहब, सबको नमन करते हुए मैं बात रख रहा हूँ सामाजिक न्याय परिषद। सामाजिक न्याय का मतलब जिसकी जितनी संख्याधारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज तक केवल हम देखें, बौद्ध काल को छोड़ करके जितनी भी हमारे महापुरुषों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, मानवर कांशीराम तक, फुले जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, अम्बेडकर बाबा साहब, तो बौद्ध काल को छोड़ करके हमें अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है। एक छोटा सा एक काल थोड़ा सा आया था जब मंडल कमीशन लागू हुआ 89-90 में। तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक न्याय के तहत पिछले वर्गों को 1% मंडल कमीशन की जो अनुशंसाएं थी 40 उनमें से 1% लागू हुई है, बाकी अभी तक लागू नहीं हुई है। और मैं माननीय भारती जी का विशेष तौर से साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना करके और एक ऐसी दिन तैयार की है जिसकी लड़ाई हम हजारों वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं, हमारे महापुरुष हजारों वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं। तो उनके उस सामाजिक न्याय की लड़ाई की क्षेत्र में हम सभी को जिलों में, प्रदेश में और पूरे देश में जोड़ करके चल रहे हैं। और सामाजिक न्याय जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन लगा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने, कांशीराम जी ने, महात्मा फुले साहब ने, पेरियार रामास्वामी नायकर, हद तक थोड़ा दक्षिण भारत में लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और हम बौद्ध में भारत बनाने के लिए जरूरी है कि जब तक हमारे देश में शिक्षा और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जब हमको समानता नहीं मिलेगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ऐसा हमारे महापुरुषों का भी कथन। अब सामाजिक 26 नवंबर की जो बात है, होने वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम 26 नवंबर को सामाजिक न्याय परिषद का, इसके बारे में हमारी गोलिया साहब की, जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, माननीय हमारे बादल सिंह जी हैं जो राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष है, तो इन सबसे
और जिलाध्यक्षों से चर्चा करके, कुछ चर्चा हो रही है और चर्चा करके 26 नवंबर को जितना भी उसमें संख्या बल मध्य प्रदेश से जितनी भी धनराशि का जो है नहीं उसमें हम अंशदान कर सकेंगे, ऐसा हमारा भरसक प्रयास है और चल रहा है। तो आगामी जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, जैसा भी, हमारी चर्चा तो हो चुकी है माननीय भारती जी से, बादल सिंह जी से और हमारे माननीय गोलिया साहब से। तो इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके और अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक न्याय की लड़ाई में दिल्ली जंतर मंतर पर हम शामिल होंगे, ऐसा मेरा विचार है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह धाकड़ जी, आपने मध्य प्रदेश की बात रखी और बहुत ही सुलझी हुई बात रखी है कि हमें सामाजिक न्याय की जो हमारा बना है, हमें सामाजिक न्याय आज तक नहीं मिल सका। तो इसी के लिए तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें जो हमारी बहुजन समाज को न्याय नहीं मिल सका है, तो उसके लिए जो सारी स्ट्रगल चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जो विषय है हमारा सामाजिक न्याय परिषद का, कि 26 नवंबर की तैयारी हेतु चर्चा कैसी हो रही है, और जो धन इकट्ठा करना था हमें, जो हमें अध्यक्ष जी ने हमें जो हमें जो किया था, अनुरोध किया था कि हर स्टेट को इतना इतना धन इकट्ठा करना है, वो उस धन के बारे में बताना है और आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और आपने जो 3 समाज न्याय का एक बंदा तैयार करना है, एक आरबीएम का तैयार करना है और डीएस का भी तैयार करना है, उसके बारे में चर्चा रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे अगले जो वक्तागण हैं वो एडवोकेट राजू कुमार प्रसाद जी कलकत्ता से हैं। तो प्लीज वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय राजू कुमार प्रसाद जी। आईटी सेल वाले देखो कि राजू कुमार प्रसाद जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, प्लीज। मुझे लगता है कि उनका तो नाम कहीं आ नहीं रहा। तो उसके आगे जो हमारे वक्तागण हैं वो मान्यवर अशोक यादव जी, संयोजक उत्तर प्रदेश। अगर वो जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय अशोक यादव जी। जो अगले वक्तागण है हमारे वो माननीय रतनलाल चिरगोत्रा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जे&के। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं, वो हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो पुराने साथी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। आदरणीय रतनलाल चिरगोत्रा जी। रतनलाल चिरगोत्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ चिरगोत्रा साहब, आप जुड़े हुए हैं, अपना माइक अनम्यूट करें। हो गया। हाँ जी प्लीज, हो गया, प्लीज हो कंटिन्यू। गया मैं बोल ही जा रहा था तो अच्छा, धन्यवाद गंगोत्रा साहब। सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और सारे संतों महात्माओं को, जितने भी हमारे समाज में पैदा हुए हैं, सबको नमन करते हुए और हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय बादल सिंह जी और आप संचालन कर रहे हमारे जम्मू कश्मीर से ही
श्री रमेश चंद्र गंगोत्रा जी और साथ में जो प्रवक्तागण जुड़े हुए हैं और आज के जो मुख्य अतिथि हैं साहब सिंह जी, मैं सबको नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। तो आज का विषय है कि हम 26 नवंबर जो एक महत्वपूर्ण दिन था हमारी खुशी के लिए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहते हुए थोड़ा सा अफसोस होता है कि 26 नवंबर को हमें जब खुशी मनानी चाहिए थी, आज हमें 26 नवंबर को, जिस दिन हमारा संविधान बाबा साहब ने अनथक कोशिशों के बाद हमें दिया था और जिससे कई हजारों सालों से हमारी बिगड़ी हुई बात को पढ़ने का एक संदेश बाबा साहब ने हमारे लोगों को दिया था और हम अपने अधिकारों के लिए, बाबा साहब ने हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें संविधान दिया था। लेकिन उस संविधान को कुछ जो मुट्ठीवार लोग आज से नहीं बल्कि अब मतलब बड़ी सदियों से जिन्होंने इस पूरे समाज को, क्या एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, सबको एक बंधुआ मजदूरों की तरह एक सलूक किया है। और उसमें से मैं ये कह सकता हूं कि जब महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1848 में स्कूल खोला तो रूस में उस वक्त क्रांति हो रही, अधिकारों की क्रांति हो रही और उनके स्कूल खोलने के बाद उनकी बहुत स्ट्रगल है हमारी ये सामाजिक क्रांति के लिए। सामाजिक क्रांति के एक हमारे मसीहा साहू जी महाराज, जिन्होंने भी अपने टाइम में सेंसस करवा के और जो लोग उस वक्त अपने सत्ता में थे उनको ये दर्शाया था कि इन लोगों की हिस्सेदारी भी हो। और 26 नवंबर 1902 को उन्होंने 50% हमें रिजर्वेशन। उसके बाद बाबा साहब की अनथक कोशिशों के बाद जब 1917 में मुझे याद है कि साउथ वेरियो कमेटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजी थी बाबा साहब की जो तथ्य थे उसको देखने के लिए कि बाबा साहब ठीक कहते हैं कि इनके साथ जितना अन्याय और अत्याचार होता है, क्या ये बात सच है कि इंसानियत के इस दौर में क्या इनके साथ इस तरह का वितकरा होता है। तो उन्होंने जब देखा कि उन्होंने रिपोर्ट दी जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये जो है ये वाकई बिल्कुल सच है और उसके एवज में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पर वो साइमन कमीशन को भेजा और साइमन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी और उसके जो चेले थे लाला लाजपत राय, इन्होंने उसका काफी विरोध किया और विरोध करने के बावजूद भी हमारे रहनुमा श्री मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी और मुझे पता है कि ये एसडी चौरसिया और सर छोटूराम ने उसका साइमन कमीशन का स्वागत किया था। तो साइमन कमीशन को ना आने के लिए लाला लाजपत को मतलब शहीदी का दिया गया, जबकि उसके विरोध में हमारे लोगों के 90% जो लोग इंडियन लोग थे, यहाँ मूल निवासी थे, उनके हक का विरोध किया। तो 1950 में बाबा साहब ने ये सब देखते हुए कि SC ST तो हो गए, लेकिन ये जो बड़ा तबका है जिसकी आबादी तकरीबन 60% के करीब है और 60% लोगों को एक बंधुआ मजदूर की तरह लोहार, तरखान, नाई, कुम्हार, चीवर और पता नहीं क्या क्या बाजीगर, शिकलीगर ऐसे नाम देकर उनसे मेहनत मजदूरी करवा, मतलब वो उनकी मेहनत मजदूरी और इनके पेट फूलने के लिए वो उनको इस्तेमाल करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में आर्टिकल 340 हमें
प्रदान किया, और जिससे हमें अपना ये एक कमीशन बढ़ाएंगे और बैकवर्ड क्लास जो सामाजिक न्याय जैसे ये जो परिषद है, जैसे कि ये ओबीसी से ही अमूमन मतलब तल्लक मतलब हमारा बात करते हैं, तो उसमें बाबा साहब ने 340 आर्टिकल रखा कि ये भारत गवर्नमेंट जो है ये कमीशन बढ़ाएगी। लेकिन भारत गवर्नमेंट जब 1950 में सत्ता में आई, तो ये मतलब मनुवादी लोग जब आए तो इन्होंने कमीशन बढ़ाने से पहले इनकार कर दिया। फिर 1953 में इन्होंने एक कालिकर कमीशन बढ़ाया। कालिकर की रिपोर्ट 1956 में आई। हालांकि उसमें ये लिखा गया था कि ये सारा सिस्टम जो है ये इन लोगों के खिलाफ है और इनको कुछ ना कुछ जो है मतलब तरक्की के इनके रास्ते खुलने चाहिए। लेकिन वह मजे की बात यह है कि अफसोस की बात यह है, जो क्लेरकर था खुद चेयरमैन था जिसने ये रिपोर्ट लिखी कि इनके साथ बेइंसाफी हो रही है, लेकिन खुद अपने नोट में कहा कि ये मैं एज ए इंडिविजुअल इस चीज की सपोर्ट नहीं करता हूं कि इनको कोई मुराद मिले या इनके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इनको दिया जाए ताकि ये बाकी लोगों की साथ मिलकर अपने आप का उत्थान कर सके। इस किस्म की हालात के बाद बाबा साहब ने इसी पर मेरे रिजाइन किया था। तो उसके बाद 1956 में जब ये रिपोर्ट हो गई तब ये रद्दी की टोकरी में चली गई। 1977 में जब आया तो ये भारतीय मतलब हमारा ये जनता पार्टी आई और जनता पार्टी ने भी हमें इस समाज को धोखा दिया, कहा कि हम शेड्यूल कास्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जो आज तक नहीं बना है, और फिर मंडल को क्लेरिकल कमीशन लगाएंगे जो फिर इन्होंने ये जब राज्य देसाई आए इनके धोखा दे करके शेड्यूल कास्ट का प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन शेड्यूल कास्ट का प्राइम मिनिस्टर ना बनाकर इन्होंने महाराज देसाई को बनाया। और महाराज देसाई ने चालाकी की कि क्लेरिकल कमीशन को बजाय इंप्लीमेंट करने के लिए ये कहा कि ये पुराना हो गया, अब नया कमीशन बनाते हैं। तो नया कमीशन में क्या किया इन्होंने, तो एक मंडल कमीशन को और बना दिए जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना। और शुक्र है कि 1980 में जनता पार्टी के अलावा दोबारा इंदिरा गांधी जी आ गई थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा कि ये मंडल कमीशन जो है वो मतलब वहां ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जब हमने एजिटेशन की और सबसे पहले मान्यवर काशीराम साहब ने जिन्होंने ये दो लड़ाइयां मतलब शुरू की थी, जिनमें ओवरऑल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इनॉस्पिरेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इनॉस्पिरेशन, तो इसके आधार पर उन्होंने मंडल को लागू करवाने के लिए पूरे भारत में दौरा लगाकर पूरे भारत को इकट्ठा करके उसमें हम लोग शामिल थे और हमने एजुकेशन की और बाकायदा वहां धरने दिए पार्लियामेंट के सामने, वहां बोर्ड क्लब में, और जम्मू कश्मीर में हमने यहाँ इंदिरा चौक में धरने दिए। और तब जाकर आनंद फानन में जब देवीलाल को कांशीराम ने कहा ये तो बात सियासी बात हो गई, लेकिन 1990 में आनंद फानन में बीपी सिंह को मंडल कमीशन का ऐलान करना पड़ा कि 7 अगस्त को मंडल कमीशन लागू है। लेकिन मनुवादी सोच के मुताबिक इन्होंने रंगनाथ मिश्रा जो अमेरिका में उस वक्त जेरे लाज था उसको वहां से उठाकर यहाँ लाया और उसका स्टे कर दिया। 9 जजों की बेंच ने मंडल कमीशन को जारी कराया, लेकिन उस वक्त से लेकर मंडल तो लागू हो गया, लेकिन उस वक्त से लेकर आज 1923 चल रहा है। सामाजिक न्याय में के साथ से इनको ना तो रिश्वत नाशक के साथ से नौकरियों में जगह मिली है, ना सियासत में हिस्सेदारी मिली है, ना इकोनॉमिक इनॉस्पिरेशन में हिस्सेदारी मिली है, ना प्लानिंग में हिस्सेदारी मिली है, किसी जगह में इनका अभी तक नहीं है। अभी सब कुछ अभी हम देख ही रहे थे कि हम भारतीय संविधान के जरिए कोई ना कोई हमारा आएगा तो इसको लागू करेगा, लेकिन उससे पहले ही माननीय हमारे जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं और जो जिनको साहब अब कुछ नहीं कह सकता मैं उसके बारे में, ये दोनों पार्टियां जिन्होंने आज तक इसको डाल किया है SC ST OBC को, इन्होंने सबसे पहले
मिली भगत के साथ से इन्होंने वो आज 28 जून को जो संगोल कर दिया। हमें तो डेमोक्रेसी के हिसाब से हमें आज जीने का अधिकार मिला था, पढ़ने का अधिकार मिला था, खाने का अधिकार मिला था, कपड़े पहनने का अधिकार मिला था। इनको सावा छीनने के लिए, राजतंत्र को बहाल करने के लिए इन्होंने वो संगोल नाम का कोई ऐसा डंडा लेकर वो वहां पर स्थापित किया। और डंडा तो ले आए, लेकिन जब हम टीवी पर देख रहे हैं कि जब पार्लियामेंट में यो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो देश भर के बुद्धिजीवी लोग उस पार्लियामेंट में हाल में बैठे हुए थे। लेकिन अब देखा संगोल को अडॉप्ट करते हुए जो बड़ी बड़ी तोंदों वाले लोग मंत्रोच्चारण कर रहे थे, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और लेट कर दंडवत करते हैं। ये क्या दर्शाता है? हमें तो ये शक पड़ गया कि ये हमारा जो संविधान है इसी को ये खराब कर देंगे, क्योंकि जब इसी की जो लहर है या इसी की भावना है, जब उसी को खत्म कर देंगे तो हमारे पास उसके लड़ाई के लिए और कुछ बचेगा ही नहीं। अब और तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करके हमारे संविधान को खतरा पैदा हो गया। इससे पहले भी संविधान बनने की इन्होंने कोशिश की थी 2005 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी हमारे लोगों ने, जागर बहुजन समाज के लोगों ने इनको रोकने के लिए साइकिल रैली और जीप रैली निकाल के वोट क्लब में इनको चेतावनी दी थी, तब जाकर वो जो बात जो है रुकी थी। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि हमें अब इस सिर धर की, क्योंकि ये तुड़े हुए हैं कि हमें 1924 मतलब 2024 के बाद हमने सुना है कि कुछ लोग तो यहाँ जो इनके हामी हैं या अंधभक्त हैं तो कहते हैं 1924 के बाद चुनाव नहीं होगा। तो वाकई ठीक है भाई, चुनाव नहीं, अब जब राजा बैठ जाएगा चुनाव कहाँ से होगा? तो राजे के दंड में ये लोग बैठ जाएंगे और बाकी लोगों को इन्होंने एजुकेशन की पॉलिसी को उस ढंग से लागू किया है। इन्होंने वो आर्थिक जो हमारा ये 17 सितंबर को मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था, सुन रहा हूँ कि विश्वकर्मा का नाम लेकर इन्होंने कोई स्कीम बना ली है। अब विश्वकर्मा क्या है? 5 स्टेजों में हमारे बच्चों का वो टेस्ट होगा। 5वीं में पहले ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए प्लीज। हाँ जी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मैं ज्यादा टाइम हो रहा, पिछली बार सुनता ही रहा। तो इसलिए इन्होंने वो पॉलिसी अडॉप्ट की है कि बच्चे को देखना है कि 5वीं के बाद क्या वो पढ़ाई की तरफ है या हुनर की तरफ है। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो जज बनते हैं, जज तो इन्हीं के हैं सारे, या जो कमेटी बनाएंगे इन्हीं की बनेगी। वो तो ये कहेंगे ये हमारे खानदानी वो पेशावर लोग हैं, इनको कपो दे दो, याद दे दो, ये काम करेंगे, ये काबलर का काम करेंगे, ये तरखान का काम करेंगे, ये नाई का काम करेंगे, इनको हम और पैसे देंगे और पैसे देंगे। और अब इस वक्त की जो हालत है मार्केट में, और छोटे लोगों का जितना व्यापार है, ये जो हमारे लोग कारीगर और ये काम करते हैं, मैं देखता हूं कि बाजार में उनकी आज इतनी दयनीय हालत है कि वो रोजी रोटी का बसर नहीं कर पा रहे। अब उनको ये कर्जा देकर उनको जैसे पहले इसने कहा था 15 लाख देंगे, हम ये इनको उत्थान करेंगे, अब उनको कर्जा देने की ये बात कर रहे हैं। और जब 60% लोग कर्जदार हो जाएंगे, वो अपने मालिक के सामने बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्जा जब लेना है उनकी कुर्सी का होगा, उनको मतलब नुकसान होगा, उनका घर बार तबाह होगा। तो उनको IAS IPS की उनको, मुझे ये समझ नहीं आती कि मैट्रिक के बाद ये हमारे जो लोग हैं, ये हमारे बहुजन के लोग जो जैसे मतलब OBC की हम कहते हैं, इनका मैट्रिक के बाद इन्होंने स्कॉलरशिप ही बंद कर दी है। तो भाई विश्वकर्मा स्कीम से पहले इनका स्कॉलरशिप तो कम से कम ये आगे पढ़े और एजुकेशन को ये फ्री करें, एजुकेशन को ये मुफ्त करें, और सब कोई कर सकते हैं, अरबों हार रुपया लगा सकते हैं किसी ऐसे काम पर कि जहां जिसका कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन आम आदमी की उत्थान के लिए या OBC के उत्थान के लिए ये कोई ऐसा कदम
जो इनकी बेहतरी के लिए हुआ। इनको एजुकेशन की जरूरत है, इनको रोजगार की जरूरत है, इनको मतलब उसमें पार्लियामेंट में हिस्सेदारी की जरूरत है, इनको असेंबली में हिस्सेदारी की जरूरत है, ताकि ये लोग वहां जाकर अपनी हिस्सेदारी की बात करें और अपने उत्थान की बात करें। ये तो कहते हैं ओ यार लो और काम, ये कहते मतलब ओ यार लो तो काम करो। तो सर ये बड़ी एक भारतीय साहब हमारे जो संस्थापक जी हैं, इन्होंने गौतम बुद्ध से लेकर जो सामाजिक लड़ाई थी, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, जिन्होंने हमारे महापुरुषों ने भी लड़ी और मान्यवर कांशीराम साहब तक को लड़ते आए। अब माननीय हमारे संस्थापक जी धर्म प्रकाश भारती जी और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जी बादल सिंह बोध जी ने ये जो हमें एक स्टेप लिया है 26 नवंबर को, हम इसका विरोध करेंगे, इनकी पॉलिसी का विरोध करेंगे। हम अपने आइन को बचाने के लिए जी जान से लाके बाजी लगाएंगे। हम जम्मू कश्मीर में पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमने 2-4 मीटिंगें कर की है और उसमें हम लोगों जो हमें जो दिया गया पंपलेट है वो भी हमने छपवा लिया है और रिफ्लेक्स जो हमने चौराहे पर लगाने हैं वो भी बन चुके हैं। और उसके साथ साथ हमने गाड़ियों के लिए जो पीछे लगेंगे, चलो दिल्ली संविधान बचाना, तो जो हमें वो स्लोगन मिला है जो बैनर के लिए, वो हमने सारी गाड़ियों के पीछे लगाने के लिए एक स्टिकर भी साहिब भी बना लिया है। रही बात जो हमारे पैसे की और जो हमें टारगेट दिया है, आज कल हम किसी वजह से उसको डिपॉजिट नहीं कर सकते कर पाए थे और आज मैं आपको दावे से कहता कि 90% जो हमारा टारगेट है वो आज शाम तक हम गंगोत्रा साहब के जरिए जो हम ये संचालन कर रहे हैं, इनके थ्रू हम वहाँ भेज रहे हैं और ये शाम तक मुझे पूरी आशा है कि भेज देंगे। और उसके साथ साथ पंपलेट लेकर हम लोगों के घरों में और घर में और डिस्ट्रिक्ट वाइज होकर और तहसील वाइज पर हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे और इसको हम पूरी तरह से कामयाब करेंगे। और जम्मू कश्मीर की हिस्सेदारी भी एक हिस्सेदारी जो हमारी बनती है वो हम वहाँ पार्लियामेंट के सामने दर्शाएंगे। और इसके साथ ही मैं ज्यादा आश्वासन ना दूं बल्कि अपना काम करने के लिए हम आगे बढ़े और हम काम करके ही कोई साबित कर सकते हैं कि हम में अभी हिम्मत है, चाहे हम 78 के हो गए या 75 के हो गए हैं, अभी हमें काम करने की हिम्मत है। इसलिए गंगोत्रा साहब हमने अपने रिंग लीडर पेश किए हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, हम उनके साथ साथ हम पूरे भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही इन शब्दों से मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने कुछ गलत लफ्ज बोल दिया हूं। इसके साथ ही अपनी जुबान को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो बहुत बहुत शुक्रिया चटगोत्रा साहब। ये थे हमारे जम्मू कश्मीर से रतनलाल चटगोत्रा जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और इन्होंने बहुत ही डिटेल में बात रखी है जो कि कई चीजें हमें भी पता नहीं थी। तो इनका एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर में हम पुरजोर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। तो वैसे काम तो चल रहा है कि जम्मू कश्मीर एक छोटी सी रियासत है, कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं है, लेकिन छोटी सी रियासत है, लेकिन इसका योगदान बहुत बड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही हमारे अशोक यादव जी मुझे लगता है कि जुड़ चुके हैं, तो प्लीज वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। अशोक यादव जी। सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों मैं माफी चाहूंगा, समय थोड़ा मैं गलत समझ रहा था कि 10 बजे से है और मैं कुछ जिम्मेदारियों की वजह से और साथ में मेरी बेटी की शादी है तो मैं उसकी तैयारियों की वजह से मैं नहीं मीटिंग में जुड़ पाता हूँ। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी व्यक्तिगत मेरे पास संदेश आ जाते हैं उससे मैं अपडेट तो रहता हूँ। साथियों अभी रतनलाल जी ने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई कि सारा जो खतरा है संविधान पे वो भी सारी चीजें क्लियर की और आगे क्या करना चाहिए इस विषय पे हम सब आपको बैठ के माननीय भारती जी जो भी आदेश निर्देश करेंगे उसके अनुसार रणनीति बना के इस पे काम करना होगा। मैं संक्षेप में इतनी बातें जरूर कहना चाहूंगा कि
जितने जागरूक लोग हैं उन सबको ये खतरा जो है वो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कहाँ देश को ले जाना चाह रहे हैं वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है, अगर उससे बात करेंगे आप, तो उसको कतई ये ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसका क्या आगे जाके अंजाम होगा, क्या क्या हमारे लिए समस्याएं आ सकती हैं। जो जिन लोगों की या जिन युवाओं की ठीक ठाक कहीं नौकरी लग गई है और इस समय वो अगर कमा खा रहा है, वो कतई इस बात पे ध्यान नहीं देना चाह रहा है कि भविष्य में होगा क्या। वो आज को देख रहा है। और मैं कई मीटिंगों में कहता भी हूँ कि आप अगला जैसे ही संविधान पे ये कब्जा कर, इस समय तो अघोषित रूप से उन्होंने संविधान को बाईपास किया हुआ है, आप हालात देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसको प्रत्यक्ष रूप से करेंगे तो उन्हें एक हल्का सा एक आदेश करना है कि जो खतौनियों में हमारे नाम या मालिकाना हक जो हमें मिल गए थे वो पुनः समाप्त किए जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 20 लोग जो है जुलूस एक सड़क पर निकाल पाएंगे, उसके बाद घर बैठ जाएंगे। कुछ बचने वाला नहीं है। इतना मैं खतरा संविधान की वजह से जो है हर आदमी के ऊपर देख रहा हूँ। लेकिन जब भी क्रांति की बात आती है, जो बुजुर्ग लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं वो इतना तो कर सकते हैं कि हमें गाइडेंस अच्छा देंगे, हमारा रास्ता अगर कहीं भटक रहे होंगे तो हमें रास्ता बताएंगे। लेकिन कोई भी क्रांति जब तक युवा वर्ग शामिल नहीं हुआ है ना तो हो पाई है और ना ही भविष्य में हो पाएगी। ये हमारे आपके लिए इन चीजों को समझने से ज्यादा अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है कि ये जो रास्ता अख्तियार हो रहा है या जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते के बारे में कुछ सोचना शुरू करें। क्योंकि जो इंजीनियर वर्ग है, डॉक्टर हैं या जो भी इस समय अच्छी शिक्षा जिसे मानते हैं, जिसके हाथ में इकोनॉमी का कंट्रोल है युवा वर्ग के हाथ में, उसको उसने कभी जीवन में ना तो इतिहास पढ़ा है, ना अपने हालातों के बारे में जानता है, ना पीछे क्या हुआ है ये सब चीजों को समझता है, ना भविष्य का कोई विजन है उसके साथ। वो एकदम से इन सब मसलों पे सरेंडर करके वो ये देखता रहता है कि जो कर रहे होंगे ठीक कर रहे होंगे और रही बची कसर जो है ये टीवी पूरी कर देता है। उसने ऐसा नफरत का माहौल माहौल बना दिया है, जर्मनी की तरह जहाँ से हिटलर ने माहौल बनाया था, बिल्कुल सेम अगर पढ़ोगे तो आप वही चीजें इस समय निकल के आ रही हैं। किसी भी तरह लोगों को नफरत में उलझा के रखो तो वो शिक्षा, पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार ये सबको भूल जाए। और यही हालात है। दो मोर्चों पे बहुत जबरदस्त काम करने की जरूरत है। मैं सुझाव भी चाहूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि इन पर विचार भी करें। एक तो हमारा युवा वर्ग जो भटक रहा है उसको कैसे रोकें, दोनों पढ़े लिखे भी और ना पढ़े लिखे भी। जो हाई स्कूल फेल है वो कावड़ों की लाइन में लगे पड़े हैं, उनको कोई होश नहीं है। और मुझ जैसा आदमी अगर दो चार लोगों को समझाने की बात करता है तो वही कंडीशन आ जाती है कि वो उल्टा जो है गालियां देने पे आ जाते हैं जरा सी बात पे। और पाखंड के विरुद्ध अगर बोलने का या कहने का आप साहस करते हो तो ये माहौल है कि जैसे पहले माहौल था ना कि पहले कहते थे कानों में शीशा भर दिए जाते थे। अब भी कभी करीब करीब आप अगर उस तरह की व्यवस्था करोगे या उस तरह की बातें करोगे तो सब शाब्दिक हिंसा तो आपके साथ शुरू हो ही गई है और इन्होंने माहौल खराब कर दिया। तो ऐसी बात करने वाले लोगों के खिलाफ शारीरिक हिंसा भी शुरू हो जाएगी। इन सब चीजों पर गौर करने की जरूरत है। साथियों, मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ और साथ ही साथ इस निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि पढ़े लिखे लोगों के, ओबीसी के या किसी भी वर्ग के, मैं समझता हूँ ब्राह्मण वर्ग के एक ओझा सर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं बाबा साहब पे। अब किसी काम की जरूरत नहीं है हमें आपको। बाबा साहब के जो विचार हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनका जो साहित्य है, इस सबको जो है घर घर तक ले जाने की जरूरत है, तभी कुछ संभव होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का सादर जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। इन बातों को वाकई ही सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो युवा वर्ग है वाकई ही वो इस वक्त डीरेल हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे संयोजक थे उत्तर प्रदेश से अशोक यादव जी। तो अब हमारे बीच में एडवोकेट राजू कुमार झा प्रसाद जी, जो कोलकाता से ताल्लुक रखते हैं, वो जुड़ चुके हैं।
तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय राजू कुमार प्रसाद जी। एडवोकेट सर, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज प्रथम बार आप लोग के बीच हमें वक्तव्य रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर हमारी वाणी में या हमारे विचार में किसी भी तरह का कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। सबसे पहले दो जो अशोक कुमार यादव सर और ने जो अपने वक्तव्य को रखे, उन्होंने जिस तरह से बात कही कि जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को समाज के आगे आना होगा और आगे चलकर ही ये क्रांति को लाना होगा। तो ये युवा पीढ़ी को लाने का जो अपना दायित्व हमारे जो भी हमारे सीनियर हैं या हमारे जो भी अग्रणी है, उनका ये परम कर्तव्य बनता है कि युवा पीढ़ी को जो संविधान के, बाबा साहेब के, अंबेडकर के जो आदर्शों से और उनके उद्देश्यों से जो भटक चुके हैं, ये उनका परम कर्तव्य और दायित्व है कि एकजुट मिलकर लोगों के बारे में संचेतना पैदा करें। जैसा कि जानते हैं, संविधान हमारे सभी भारतीयों का हृदय है। संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित के लिए, पीड़ितों के लिए और अनुसूचित वर्ग के लिए जो उन्होंने अपना कर्तव्य किए हैं, वो हम लोग आजीवन उनका अग्रणी बने रहेंगे। हम लोग हमेशा उसका ऋणी बने रहेंगे और उनके दिए हुए मार्गों और उनके दिए हुए आदर्शों से चलना ही हम ही सभी को एक मूल धर्म है और एक मूल कर्तव्य है, जिससे कभी भी हमें उस राह से कभी भटकना नहीं चाहिए। अपना जब भी जान हो तब तक उनके आदर्शों पे चलते रहना चाहिए। इसी बात में एक दो लाइन की मैं एक शायरी प्रस्तुत करता हूँ, एक कवि की, कि मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग पर जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग पर जलनी चाहिए, और इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, और इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो साथियों, अगर हम सब एक साथ जुट होकर उनके आदर्शों का पालन करें, उनके दिए हुए वचनों का अनमोल करें, और इसके लिए जो भी हमें संकल्प लेना पड़े, हमें जो भी तैयारी करें, अगर हर एक मेंबर अगर उस तरह को दायित्व पालन करे तो लोगों को पूर्ण विश्वास है कि दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, न्याय। आज न्याय जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से संविधान के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर कोई कोर्ट में जाता है तो वहाँ जज साहब और वकील साहब, ये दोनों ही ऐसे मुख्य तत्व हैं जहाँ पर लोग न्याय की गुहार लगाते हैं। तो हमारा एक वकील होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी समाज का जो मूल कर्तव्य है, जो मूल दायित्व है, जो मूल अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वो हनन होता है और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी जो है रक्षा नहीं की जाती है, तो हम सब लोगों का ये परम दायित्व होता है कि उस व्यक्ति को न्याय दिलाए। उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हमें जो भी कर्तव्य निभाने पड़े उसे निभाना चाहिए। हेलो, बस यही बोलकर सर मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय भीम। आप बोलिए सर। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच में
हमारे मुख्य अतिथि बाबूजी साहब सिंह धनगर जी जुड़ चुके हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक न्याय परिषद के। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज की अपनी मुख्य अतिथि का भाषण रखें। मुख्य अतिथि बाबूजी साहब सिंह जी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज पहुंच रही है? मनगोत्रा जी पहुंच रही है सर। साहब आवाज पहुंच रही है? आ रही है जी भाई, जी सर पहुंच रही है। आ रही है भाई। जी जी। महाकारुण्य तथागत बुद्ध के चरणों में नमन। बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन। और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सभी महापुरुषों संतों गुरुओं के चरणों में नमन। आज की जूम मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, आरबीएम के कार्यकारी अध्यक्ष जी, वक्तागण के रूम में माननीय रतनलाल चरगोत्रा जी, 16 मेंबर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं जम्मू कश्मीर से, माननीय अशोक यादव जी, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश, अलमुनी मेरी ना क्योंकि राजीव कुमार प्रसाद जी, माननीय संचालक महोदय जी, आप अपना मोबाइल म्यूट करें सर, आपकी आवाज है। माननीय प्रकाश सिंह धाकड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, माननीय ईश्वरी महतो जी, संयोजक झारखंड। और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा जी जम्मू से। और हम सबको इस कड़ी में शामिल करने वाले और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले आरबीएम के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, साथियों, वक्ताओं ने अपनी बातें सामाजिक न्याय के संदर्भ में रखी हैं। और माननीय रतनलाल चरगोत्रा जी जो जम्मू से हैं, उन्होंने तो विस्तार से सामाजिक न्याय के पूरे इतिहास को सामने रखा है। तो जितने भी साथियों ने बातें रखी हैं वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जो 26 नवंबर 2023 को जंतर मंतर दिल्ली पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद के बैनर से कार्यक्रम होगा, तो उस कार्यक्रम को हमें सफल करना चाहिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना चाहिए। और आरबीएम के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि दिल्ली में संख्या जुटानी है ज्यादा, तो उसके लिए अन्य प्रांतों से दूर से लोग तो उतने नहीं आ पाएंगे, लेकिन दिल्ली के आसपास के इलाके से हमें ज्यादा प्रयास करना चाहिए। वहां से लोग आसानी से सुबह घर से चलेंगे, 10 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे और 4-5 बजे के बाद वो अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। तो उनका बहुत ज्यादा समय खराब नहीं होगा, वो एक दिन में ही अपना ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग
बाहर से आएंगे, दूर से आएंगे, किसी को 2 दिन का समय लगेगा, किसी को 3 दिन का समय लगेगा, तो वहां से संख्या बल कम आ पाएगा। तो हमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए और वहां से ज्यादा संख्या इकट्ठी करके अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो हमें संविधान दिवस के अवसर पर जो खुशी का दिन है हमारे लिए, उसमें हमको विरोध जाहिर करना पड़ेगा। और इस समय जो सरकार है या जो विगत सरकारें रही हैं, उनका हमें पुरजोर तरीके से विरोध करना पड़ेगा। तो साथियों, चूंकि हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि मथुरा से, अलीगढ़ से, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, आगरा, इन जनपदों से हम कुछ साथियों को लेकर के इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। तो इसमें मैं चाहूँगा, सभी साथियों से मेरी अपील है, निवेदन है कि हम लोग इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई समझें, और लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि इस समय जो सरकार है उससे संविधान को खतरा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खतरा है, और जो लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये सब एक तरह से आरएसएस के चंगुल में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में आ चुके हैं, और वो उसके इशारे पर निर्णय करते हैं, उसके इशारे पर काम करते हैं। तो हम लोगों को, क्योंकि जितने भी साथी जुड़े हैं वो निश्चित रूप से इन सारी चीजों को समझ रहे हैं, जागरूक हैं, और देश में बहुत लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि संविधान पर खतरा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरा है, जिस संविधान की वजह से हमको तमाम हक अधिकार मिले हैं। यदि वो संविधान नहीं रहेगा तो हमारे सारे हक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, और जो हजारों साल पहले हम एक जंगली जानवर के रूप में, एक पशु के समान जो हमारे साथ व्यवहार होता था, तो उसी तरह की स्थिति में हमको इनका पहुंचाने का प्रयास है। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहते हुए, बहुत सतर्क रहते हुए इस जंतर मंतर के 26 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें पहुंचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो ये थे हमारे बाबूजी साहब सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, और इन्होंने बड़ा बूस्ट किया है कि कैसे हमें वहां पर 26 नवंबर को कैसे हमें प्रोग्राम को कैसे उसको शेप देनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब मैं आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय बादल सिंह बोध जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज का अध्यक्षीय अनुमोदन रखें। माननीय बादल सिंह बोध जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज आ रही सर मेरी अच्छी? जी सर, आ रही है जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, सभी संत महापुरुष, क्षेत्रीय गुरु बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन सम्राट मानवर कांशीराम साहब, संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, संस्था के आचार्य माननीय किशोर बोस साहब, उपाध्यक्ष जी, सभी महासचिवगण, सभी प्रदेश के संयोजकगण, सामाजिक न्याय परिषद के राष्ट्रीय संयोजक माननीय साहब सिंह भैया साहब, टीएसएस के
राष्ट्रीय कमांडर माननीय योगेश गौतम साहब, आज के कार्यक्रम के वक्तागण, आज के विषय के ऊपर आपने पूरी कोशिश की कि जस्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारी कौन कौन सी समस्याएं हैं। माननीय यादव जी ने युवाओं के लिए भी भारत में कैसे एकत्रित किया जाए, वो देश के प्रति लगाव उनमें क्यों नहीं है, ये हमारे सबके लिए क्वेश्चन भी छोड़ा है। माननीय चरगोत्रा साहब द्वारा संवैधानिक और ऐतिहासिक जो साक्ष्य और तथ्य रखे हैं, उनमें क्रांतियों का भी जिक्र हुआ है। ये जो क्रांतियां हुई हैं, वो क्रांतियां अनजस्टिस के लिए हुई हैं। जब लोगों को ये महसूस होने लगा कि हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है, तो उन लोगों ने क्रांतियां की। लेकिन हमारे भारत में उससे भी बड़ी क्रांति हुई जस्टिस के लिए आज से 2500 वर्ष पहले। वो गैर रक्तपात की क्रांति थी, गैर खून खराबे के साथ किसी भी प्रकार की देश की संपदा को नुकसान पहुंचाए बगैर की गई क्रांति थी, जिसमें सभी मानवों के लिए जस्टिस के लिए क्रांति थी। इसको बाबा साहब ने ग्रेटर देन फ्रांसीसी क्रांति एंड ग्रेटर देन रूसी क्रांति से भी बढ़कर बताया है। जो बुद्ध का सामाजिक आंदोलन था, सामाजिक चिंतन था, आर्थिक मुक्ति का भौतिक संसाधनों के प्रति भी कार्य था, इसको बाबा साहब ने समझा और बुद्ध की उस धार्मिक क्रांति को सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति से भी बड़ा घोषित किया। संविधान में इन सभी बातों को समय के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेके आए और भारत में जिनकी सबसे ज्यादा संख्या थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके जस्टिस के लिए जो अनुच्छेद 340 है, उसके लिए शाब्दिक मायाजाल से बहुत बड़ा खतरा जो हुआ था, मैं उसका जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ। बाबा साहब चाह रहे थे कि स्टेट शैल बी अपॉइंट टू कमीशन, राज्य एक ऐसा आयोग गठन करेगा जो ओबीसी के लोगों के लिए न्याय की बात करेगा। शब्दों पर ध्यान देना है हमें, स्टेट शैल बी अपॉइंट टू कमीशन। लेकिन उसमें गरम दल के जो लोग थे उस समय, उन लोगों ने स्टेट शैल की जगह स्टेट कैन बी अपॉइंट टू कमीशन करवा दिया। तो बाबा साहब इस पर अड़ गए कि स्टेट शैल ही होना चाहिए। तो बहुत से लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रही थी, जिन्हें इन बातों का ध्यान नहीं था, उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप एक शब्द पे क्यों अड़े हुए? स्टेट शैल बी अपॉइंट टू कमीशन और स्टेट कैन बी अपॉइंट टू कमीशन में अंतर क्या है? मात्र एक ही शब्द तो है। बाबा साहब ने कहा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, स्टेट शैल बी अपॉइंट टू कमीशन और स्टेट कैन बी अपॉइंट टू कमीशन में कितना अंतर है। तो आगे चल के जो हमारे माननीय चरगोत्रा साहब ने बताया कि ये ठंडे बस्ते में ये रिपोर्ट क्यों डलती चली गई, क्योंकि शैल की जगह जो गरम दल के लोग थे, बाबा साहब के विरोधी लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी है उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और बहुत जल्दी मिलनी चाहिए। इसको जितना हो उतना पेंडिंग में जाना चाहिए। इसलिए वो स्टेट शैल की जगह स्टेट कैन पर पूरी समिति ने बहुमत से पास किया और जो स्टेट कैन बी अपॉइंट टू कमीशन के अनुसार वो
340 के अनुसार जो ओबीसी का सर्वेक्षण होना चाहिए, उसके आधार पर इनको न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला। इस जस्टिस की लड़ाई थी, लेकिन अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है तो फिर अनुच्छेद 32 भी है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ अनुच्छेद 340 के अनुसार न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के अनुसार लोअर कोर्ट से लेकर अपर कोर्ट तक अपने जस्टिस के लिए मांग रख सकते हैं। हमारे एडवोकेट साहब हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल 32 आपके शोषण के विरुद्ध, आपके अन्याय के विरुद्ध अगर कोई तानाशाह खड़ा होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये क्रांति जो हमारे भारत में बुद्ध की हुई, गैर रक्तपात की, और उस क्रांति के प्रतिफल में जो मानवों के कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के जो आदेश सम्राट अशोक के समय में थे, उन सम्राट अशोक के वेलफेयर स्टेट की जो बातें संविधान में आई, उन बातों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रारंभ से ही भी लोग कार्य कर रहे थे। जो लोग डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, जनता का शासन नहीं चाहते थे, स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, और न्याय नहीं चाहते थे, बंधुत्व नहीं चाहते थे, उन लोगों ने इसके विरुद्ध में एक अपनी प्रारंभ से ही मांग बना रखी थी कि स्वराज्य होना चाहिए। स्वराज्य के लिए वो मांग कर रहे थे। तो स्वराज्य उनको जब ऐसा दिखने लगा कि अब भारत में स्वराज्य होने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना एक अलग दल खड़ा कर भारतीय जो सुपरमेसी ऑफ लॉ है, विधि की सर्वोच्चता है, उसके विरुद्ध एक समाज में ऐसा संदेश डाल दिया कि जो हम चाहते थे, हमारा शासन होना चाहिए था, स्वयं का राज्य होना चाहिए था, भय राज्य न होकर ये जनता का राज्य हो गया है। इस जनता को राज्य को खत्म करने के लिए समय समय पर बहुत से लोगों के स्टेटमेंट आते रहते हैं। अभी अभी विवेक देवराय का जो स्टेटमेंट आया, विवेक देवराय ने कहा कि हमारे संविधान 1950 में जब से लागू हुआ, उस समय की कंडीशंस क्या थे भारत के, आज वह कंडीशंस नहीं है। तो उस में अमेंडमेंट लाना चाहिए, और बहुत सारे अमेंडमेंट हो भी चुके हैं, लेकिन 1973 के अमेंडमेंट के आधार पर ये कहा गया है कि इसके जो मूल संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है मौलिक अधिकारों का, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो इस मूल संरक्षण जो स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की समीक्षा की जानी चाहिए। अब हमको 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, 2047 में संविधान कैसा होना चाहिए, एक बदलते स्वरूप के संविधान पर खुलकर बहस करने के लिए मैं अपना व्यक्तिगत मत रखता हूं। ऐसा उन्होंने बाद में जस्टिफाई भी किया। 2047 का संविधान भारत का नया संविधान होना चाहिए। इस प्रकार से ये बातें सामने आती हैं। हमारे लोगों को और खासकर से युवा वर्ग को ये क्रांति, बगैर खून खराबे की क्रांति के कारण जो हमें जस्टिस मिला, बुद्ध की थॉट से ये जस्टिस मिला, उस बुद्ध की थॉट को भारत में सम्राट अशोक समझ पाए थे, कि पूर्ण रूप में बाबा साहब समझ पाए थे, और भारत में इसको लागू कैसे करना चाहिए, युवाओं में इसके चाहत कैसे पैदा करना चाहिए, वो कार्य हमको मानवर कांसीराम साहब ने करके सिखाया था। हमारे पास ऐसे समर्पित और पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित है, सामाजिक मुक्ति और आर्थिक मुक्ति के लिए कार्य करने वाले ऐसे ज्ञानी लोग, त्यागी लोग, समर्पित लोगों की कमी होने के कारण हमारा देश का युवा हमारे साथ नहीं है। एक और बात निकल के आई, माननीय हमारे मुख्य अतिथि साहब ने कही कि इसमें दिल्ली के आसपास के ज्यादा लोग होना चाहिए, एनसीआर क्षेत्र के लोग ज्यादा होना चाहिए, जबकि हमारी सोच तो ये है कि अगर मानवर कांसीराम साहब की तरह उनका फार्मूला जो उन्होंने दिया था बहुत छोटा, एनडीएस वाला जो फार्मूला था, अगर सबकी नीड है तो इसको डिजायर करिए। अगर सबकी आवश्यकता है न्याय की, तो एनसीआर क्षेत्रीय क्यों, पूरे भारत के लोगों की आवश्यकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की, डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए सबकी आवश्यकता है।
तो सबकी इच्छा भी होना चाहिए। जब सब लोगों की आवश्यकता और इच्छा के आधार पर स्ट्रेंथ हम खड़ा करेंगे, पूरे देश के लोगों की स्ट्रेंथ के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सामाजिक न्याय परिषद आह्वान करती है। तो इन सब चीजों को करने के लिए आपसे थोड़ी त्याग की भी आवश्यकता है। त्याग के लिए, इन कार्यक्रमों को करने के लिए हमें आर्थिक सहायता पहले बहुत आवश्यक है। तो जुड़े हुए सभी साथी जो लगभग 87-88 साथी जुड़े हुए हैं, अगर आज ही आप दिए गए टारगेट के अनुसार राशि एकत्रित कर दें तो जो फंडामेंटल प्राथमिक आवश्यकता है उनको बुक कर दिया जाए। माननीय हमारी दिल्ली की जो कमेटी है, आयोजन समिति है, उसके ऊपर माइंडली कोई प्रेशर ना रहे इकोनॉमिक के लिए। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अभी कल 2 दिन में 3 दिन में हमारे बहुत सारे साथियों ने पैसे जमा किए भी हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। उसकी जानकारी राष्ट्रीय कार्यालय के में हमारे जो सचिव हैं मुकेश गौतम जी वो रखेंगे, और प्रदेशवार जो भी टारगेट दिया है उस टारगेट को मेरा आपसे निवेदन है, जैसे चरगोत्रा साहब ने कहा है आज बैंक बंद रहेंगे लेकिन कल बैंक खुल जाएंगे, और आज तो डिजिटल का जमाना है, डिजिटल रूप से भी हम मनी सेंड कर सकते हैं। फिर भी अगर हम मनी सेंड नहीं कर सकते तो कल 11 बजे बैंक खुल जाएंगे। कम से कम प्रत्येक साथी को जो टारगेट मिला है वो तो पूरा हम करेंगे ही करेंगे। उसके साथ जितने भी साथी जुड़े हैं और जितने भी और साथी नहीं जुड़े हैं, अपनी अगर हमारे अंदर चाहत है, हमारी आवश्यकता है संविधान, हमारा आवश्यकता है न्याय, हमारे लिए आवश्यक है डेमोक्रेसी, तो आप इसको इच्छा में परिवर्तित करिए। आवश्यकता को इच्छा में परिवर्तित करिए कि मैं इच्छित हूं और मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आर्थिक रूप से आज ही इसको सहायता पहुंचाऊंगा और मैं और मेरे साथियों को ले जाकर बताऊंगा कि ये देश किधर जा रहा है, किधर बदल रहा है, और हमारी जो सुविधा है कहीं वास्तव में 2047 में खत्म तो नहीं हो जाएगी। जैसा समीक्षा का विवेक देव राय जी ने कहा, सम्मानित शब्द से हम सबका संबोधन करते हैं क्योंकि हम संवैधानिक संसाधनों का ही उपयोग करते हैं, इनका ही हमको उपयोग करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा है कि किसी भी स्थिति में संवैधानिक संसाधनों का उपयोग हमको करना चाहिए। जब तक संवैधानिक संसाधन हमारे पास हैं, हमें किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक हमको संसाधन नहीं अपनाना चाहिए। ये हमारे महापुरुषों की धरोहर है, बुद्ध की धरोहर है, बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इनको हमें बरकरार बना रखना है, युवाओं में चाहत रखना है। और युवा आजकल हमारे पास क्यों नहीं आता है, वह गुमराह क्यों है? क्योंकि लंबे समय से जो लोग जानकार थे, जो इसके काम के बारीकी से लोगों को बताने के लिए जवाबदार व्यक्ति थे, जो पहले सीख गए थे, वो लोग चुप होकर अपने घरों में बैठे रहे। वो लगातार एक बड़ा परिवर्तन चाहते थे, लेकिन बड़ा परिवर्तन एकदम नहीं आता। विचारधारा पौधे के समान होती है, जो एक बीज से अंकुरित होती है और उसको खाद और बीज, एक प्रचार जो है पौधे को खाद और पानी की आवश्यकता होती है, उसे प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है। उसको हम एक विचारधारा हमेशा ऊपर से आती है, लेकिन उसका जो प्लांटेशन होता है वो सॉइल पर होता है। सॉइल हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी में जब तक हम महापुरुषों की थॉट नहीं डालेंगे, सॉइल और सोसाइटी में जब तक उसको प्लांटेशन नहीं करेंगे, तब तक सोसाइटी में उसके रूट्स बहुत गहराई तक डीपली नहीं जाएंगे। हम तना बनना तो चाहते हैं, बड़ा तना खड़ा करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं देखना चाहते हैं, लेकिन सॉइल में उसकी रूट्स नहीं है, सोसाइटी में उसके रूट्स नहीं है। और रूट्स को खड़ा करेंगे जब हम प्रत्येक व्यक्ति तक उस रूट्स को ले जाएंगे, तो उस रूट्स से पोटेशियम भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, फर्टिलाइजर्स भी मिलेंगे। जब इतनी सभी चीजें एक साथ मिलेंगी और प्रतिक्रांति के दौर से, तूफानों के दौर से अगर वृक्ष की शाखाएं भी ढह जाएंगी,
पूरा तनाव ही ढह जाएगा और रूट सुरक्षित रहेंगी तो ये रूट से फिर से ग्रो कर जाएंगी, फिर से प्लांटेशन हो जाएंगी। मानवर कांसीराम साहब ने इस समाज में रूट्स को तलाशा और उन्होंने कहा कि जो रूट्स खत्म हो चुकी हैं उन रूट्स को मैं दोबारा से जागृत कर दूंगा। यही सवाल बाबा साहब से 13 अक्टूबर 1956 से लोगों जब वो धम्म दीक्षा नागपुर में लेने वाले थे तो उन लोग कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा साहब भारत में बौद्ध धर्म खत्म हो चुका है, आप उसको पुनः कैसे लागू कर पाएंगे? तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने अच्छी तरह से जांच लिया है, पूरे देशों में जाकर परख लिया है कि अभी भारत में सिर्फ तना ढहा है, उसको पेड़ कटा है, लेकिन समाज में, सॉइल में, सोसाइटी में यहाँ के पत्थर बोलते हैं, यहाँ की मिट्टी बोलती है, यहाँ की कतरन बोलती हैं कि ये देश बुद्धा लैंड है, ये जम्मू द्वीप है। यहाँ बुद्ध का थॉट है पूरे भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बमनियार में, अफगानिस्तान में। आज हम देखते हैं तो आईटी का जमाना है, अब कोई चीज कोई वस्तु छुपी नहीं रहती है, जो भी खोज जल्दी से निकल के आती है वो पूरे भारत में 1 घंटे में पूरे ऑल वर्ल्ड में चली जाती है भारत से, कि भारत किसका देश है आकर को। ये बहुत सारी बातें हमें इस प्रकार से अगर हम जुड़े रहे तो बहुत सारी बातें सीखेंगे और युवाओं की शुरुआत हमारे घर से होगी। हम दूसरे के बच्चे को ये न कहें कि तू सामाजिक संघर्ष में योगदान बन, मेरे घर से ही मेरी युवा की शुरुआत होनी चाहिए। बुद्ध की समय की मैं एक घटना सुनाता हूँ। जब बुद्ध वापस कपिल वस्तु पहुंचते हैं तो यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है कि तुम इनके उत्तराधिकारी हो, जो बुद्ध के पास खजाना है उसके उत्तराधिकारी आप हो, आप उनसे ले लीजिए। तो जैसे ही राहुल उनके पास पहुंचते हैं वो कहते हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी विरासत का उत्तराधिकारी हूँ, मुझे भाई विरासत मिलना चाहिए। तो उन्हें विरासत में मिला क्या? जो उनके पास था वही मिला, और संघ में उन्होंने शामिल किया। और एक बात उन्होंने बोला था कि कभी सपने में भी झूठ मत बोलना, विचारों में भी झूठ मत बोलना, मजाक में भी झूठ मत बोलना। अगर किसी से आप मजाक भी कर रहे हो तो झूठ मत बोलो। और आज तो भारत में पूरे झूठ बोलने के लिए मशहूर है कि हम कैसे झूठ बोलते, रात दिन हमारे माइंड कैसे हाईजेक झूठ से हो रहे हैं, पूरी मीडिया कैसे झूठ फैलाती है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ओरल मीडिया हो। तो हमारे जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस में से जाने के कारण मिसलीड हो रहा है। इस मिसलीड को रोकने के लिए जो जानकार हैं, चरमोत्रा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बताए हैं और जो होम रूल के समय क्या क्या बातें हुई थी, सामाजिक और आर्थिक क्रांति के लिए क्या क्या घटनाएं घटी थी, ये बातें प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। बाबा साहब इसके लिए बहुत कुछ लिख गए हैं। और ये बातें जो एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं, क्लास 9th और 10th की जो इतिहास है, उस इतिहास की किताब में सभी बातें आ चुकी हैं, क्योंकि विचार बहुत तेजी से काउंटर होती है। क्रांति के साथ साथ प्रतिक्रांति भी बहुत तेजी से कार्य करती है। प्रतिक्रांति को भी हमें समझते हुए प्रिंसिपल्स को फिर से नए प्रोडक्ट में, नए फॉर्म में लाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग कार्य करता है। प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते, फंक्शंस बदलते हैं, डायनामिक तरीके से उनकी गतिशीलता को बदलने के कारण कई बार मार्गों को भी बदला जाता है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ कभी समझौता नहीं होता। हमें प्रिंसिपल्स के साथ समाज में जाना है और उस समाज को में चाहत पैदा करना है कि जो संवैधानिक अधिकार आपको मिले हुए हैं वो संवैधानिक अधिकार डेमोक्रेसी के आधार पर मिले हुए हैं। और रिपब्लिक जो व्यवस्था है, 5 साल में रिपब्लिक आपके हाथ में, जनता के हाथ में जो आता है रिपब्लिक करने का, ये कहीं चला ना जहाज। फिर मत कहना एक था रिपब्लिक, फिर मत कहना एक था संविधान, फिर मत कहना एक था भारत है। फिर कभी कोई हमारे पास है मानवर कांसीराम साहब जैसा धूमकेतु आएगा जो फिर से बहुजनों के लिए एक पूरे भारत में उछाल मार देगा। जब तक वो नहीं है, हमारे पास बुद्ध की थॉट है, बाबा साहब का संविधान है, मानवर कांसीराम साहब का समाज में, सोसाइटी में काम करने का तरीका है। हम उनसे ही इस कार्य को चला। जैसे बाबा साहब ने कहा कि अगर इस कार्रवाई को आप आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने का, इसको रोके रहें।
वहीं रोके रहें, जो है उसी को रोके रहें, और जितने लोग हम में हैं वो आपस में एक दूसरे से भाईचारे से मिले। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि हम बहुत कर्कश बोलते हैं, आपस में ही दुश्मन बनाते हैं। जिन्हें हमें भाई बनाना चाहिए भाई हैं, और जिनको भाई मानना चाहिए उनसे हमारी बहुत गहरी दुश्मनी है। उन्हें देखकर हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारे भाइयों को देखकर, या हमारे भाइयों का हमें देखकर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं हम अंदर से दिल जले हैं। इस जले हुए दिल को बढ़िया बर्फ से ठंडा करना है, दिमाग को भी ठंडा करना है, और ठंडे दिमाग और ठंडे दिल से हमारे भाइयों को गले लगाना है। बड़े भाई हैं तो पैरों में पड़ जाइए, माफी मांग लीजिए। छोटा भाई है तो उसको गले लगा लीजिए, अपनी छाती से लगा लीजिए, उसको हाथ टच कराइए, हाथ जादू की झप्पी दीजिए उनमें। यही जादू की झप्पी है जो तथागत ने दी थी कि सबसे प्रेम करिए, सबसे प्यार करिए, प्रकृति से भी प्यार करिए, प्राणियों से प्यार करिए। ये इको फ्रेंडली जब प्रकृति और प्राणियों के बीच में बनेगी तो इस दुनिया में अवैर और अमित्रता अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसे सिम्टम्स जो हैं घृणा वाले, वो सिस्टम से खत्म हो जाएंगे, ये लक्षण ही दिखाई नहीं देंगे। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है, मानवर साहब के वे लंबे समय तक साथ रहे, मानवर साहब के एक एक गुण उनके अंदर मौजूद है। जब तक हमारे भारती साहब इसको गाइड कर रहे हैं, वो हम ये समझें कि वो हमारे मानवर साहब हैं, मानवर कांसीराम साहब हमारे साथ हैं। आप अनाथ नहीं है, हमारे पास हमारे मुखिया हैं, और जो वो निर्देश देते हैं और जो वो स्टेप लेते हैं वर्तमान हालातों के आधार पर, उस पर हम सबको आगे आकर उनके निर्णय का स्वागत करना चाहिए। कभी निर्णय लिए गए और निर्णय के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो निष्फल कभी नहीं जाते, उसका प्रतिफल जरूर आएगा, आउटपुट जरूर आएगा। और जब आप प्रतिक्रांति को मैदान ही खुला छोड़ दोगे तो मैदान में वो अपने हिसाब से अपने प्लांटेशन करेंगे, अपने हिसाब से अपने क्रॉप्स लगाएंगे, अपने हिसाब से वो फसल लगाएंगे, अपने हिसाब से फसल काटेंगे। लेकिन हमारी फसल क्या है? मानव मानवों को सबके लिए भाईचारा हो, मानव मानवों में स्वतंत्रता हो, मानव मानवों में न्याय हो। ये सब बातों के लिए हमारे पास जो थॉट है उसके साथ हम काम करेंगे। उसी थॉट के विरुद्ध अगर कोई अनजस्टिस होती है तो हमारे पास विधि है, विधि के लिए अभिभाषक गण है जो आपको बहुत कम पे पर आपकी लीडिंग करते हैं। एक होता है लीडर और एक होता है पे लीडर। तो हमारे जितने भी अभिभाषक हैं आपसे थोड़ी सी पे के बदले में सुरक्षित रखते हैं, तो हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है। ये हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, सामाजिक न्याय परिषद है, DSS है, ये आपके लिए अनपेड आर्मी है। अनपेड आर्मी कभी कभी आपसे आर्थिक सहायता मांगती है, तो आपके लिए रात दिन अपना समय देकर, अपना दिमाग देकर, अपना शरीर देकर आपके जस्टिस के लिए खड़ी रहती है। तो आर्थिक सहायता की आज बहुत जरूरत है। जिन साथियों को टारगेट निर्णय लिया गया है वो उनसे मेरा निवेदन है कि शीघ्र जमा करेंगे, जिससे हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने मुझे इतना सम्मान दिया, आपने सबने सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबको जोड़े रखते हैं, आपके न्याय के लिए वो रात दिन सोते नहीं है। कभी कल पश्चिम बंगाल में थे तो आज कानपुर में है। वो 24 घंटे काम करते हैं, रात में चलते हैं, दिन में काम करते हैं, रात में चलते हैं, दिन में काम करते हैं। जबकि उनका स्वास्थ्य और उनका पर्सनल जो डॉक्टर है वो अनुमति नहीं देता इसके लिए कि आप इतना संघर्ष करिए, आप इतनी भागदौड़ करिए। बिल्कुल उनका शरीर इतना साथ नहीं देता, जितनी तरह से हम हेल्दी हैं उतनी वो हेल्दी भी नहीं है। तो हम उनके ज्यादा भागदौड़ को ना कराएं, हम भी खुद भागदौड़ करें, और जिसको जो जवाबदारी मिली हुई है उस जवाबदारी को निभाएं। मेरा यही आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं आपका कुछ साथियों का समकक्ष भाई होऊंगा, कुछ साथियों का छोटा भाई होऊंगा, कुछ साथियों का बड़ा भाई होऊंगा। निवेदन, सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के जो अध्यक्षता कर रहे थे माननीय बादल सिंह बोस जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान बातें रखी हैं, क्योंकि
इस जो हमारी जो नैया है इसको आगे ले जाने का आपने जो बीड़ा उठाया है भारती साहब ने और आपने, तो हम आपके साथ ऐसे सिपाहियों की तरह चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब जो हमारे सेंट्रल ऑफिस से जो जिन साथियों ने जो पैसा जमा करवाया है वो सेंट्रल ऑफिस से हमें वो सूची देंगे कि किन किन साथियों ने पैसे जमा करवाए हैं और किन को अभी वो बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी करवाए। तो मैं अगले जो हमारे वक्तागण है वो सेंट्रल ऑफिस से बोलेंगे। प्लीज सेंट्रल ऑफिस से जो भी वक्तागण बोलेगा वो अपनी बात रखें। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं शशि गौत, केंद्रीय कार्यालय आगरा से आप सब लोगों को अवगत कराना चाहूंगी कि जिन साथियों ने संस्थापक अध्यक्ष जी महोदय जी के द्वारा पिछले संडे को जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ नामों की घोषणा की थी कि साथियों को कितना पैसा देना है, तो उसमें हमारे 8 अनुसार सबसे पहले हमारे माननीय RS रवि बोध जी सतना से हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनके द्वारा 20,000 रुपए जमा हो चुका है। दूसरे हैं हमारे छत्तीसगढ़ से माननीय जीवनलाल रात्रे जी, उनके द्वारा 25,000 रुपए जमा हो चुका है। तीसरे हमारे माहेश्वर बौद्ध जी उड़ीसा से, उनके द्वारा 25,000 रुपए जमा हो चुका है। चौथे हमारे नेपालेश्वर तांडी जी सर उड़ीसा से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 20,000 रुपए जमा हो चुका है सर। पांचवें हमारे अशोक कुमार सोनवाजी जी छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनके द्वारा 25,000 रुपए जमा हो चुका है। छठवें हमारे इंजीनियर रमेश चंद गंगोत्रा जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर से, उनके द्वारा 15,000 रुपए जमा हो चुका है। साथ में हमारे तुलसीदास लंगी जी जम्मू कश्मीर से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 10,000 रुपए जमा हो चुका है। 8वें नंबर पर हमारे खेमचंद सोलंकी जी जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं गुजरात से हैं, उनके द्वारा 15,000 रुपए जमा हो चुका है। बाकी के सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन जिन का नाम अनाउंसमेंट किया था उनके द्वारा मेरे फोन के माध्यम से सूचना पहुंचा जा चुकी है, निवेदन भी किया है मैंने, तो वो जल्द से जल्द कराने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। तो बहुत बहुत शुक्रिया शशि, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मैडम जी, आपने सभी का नाम बोल दिया है। तो मेरा फिर एक बार अनुरोध है कि जितने भी साथी जिन्होंने जिनका नाम अध्यक्ष जी ने बोला था अनाउंस किया था उस दिन, तो वो बड़ी जल्दी से पैसे जमा करवाएं, क्योंकि बिना पैसे के बिना फाइनेंस के कोई भी जो कार्य है हमारा जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है, पैसे के साथ साथ तो वैसे मैन पावर भी जरूरी है, लेकिन दूसरा जो है मैं पैसा बहुत जरूरी आइटम है। तो इन्हीं शब्द के साथ मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं अध्यक्ष जी से कि अब अगले का प्रोग्राम मुझे समाप्त करने की इजाजत दें। संचालक जी साहब भी जुड़े हैं तो 2 मिनट उनसे भी निवेदन। तो ठीक है, मुझे जो सूचना मिली है तो इस बीच हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ चुके हैं, तो वो मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। माननीय भारती साहब। जो नहीं हो तो शायद साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं साहब की जगह पे हमारे उपासक साहब से निवेदन करता हूं कि क्या तैयारी इसकी है, 5 मिनट में बता देंगे उपासक साहब। माननीय उपासक जी। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बंधन करते हुए
भारत की इस पावन भूमि पर जन्मे सभी संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए बहुत ही बैठक में उपस्थित और हमारे आदर के योग्य सम्मानित काफी शानदार ढंग से जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं इंजीनियर रंगोत्रा साहब, और बहुत ही खुशी की बात है हमारे बीच में सामाजिक के संयोजक भैया जी भी हमारे मौजूद हैं, सभी राष्ट्रीय महासचिव सचिव, सभी प्रदेश के जिम्मेदार साथी, सभी को मेरा दिल की गहराई से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, में केवल दिल्ली में जो तैयारियां हैं उसके बारे में मैं अपनी बात आपके पीछे रखूंगा। सबसे पहले तो जंतर मंतर जो संसद भवन है जहां पर हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, एक दिवसीय धरना करने वाले हैं, वहां की परमिशन हमारे पास डीसीपी साहब से आ गई है। दूसरा, जो साथी दूसरे राज्यों से आएंगे उन साथियों के सम्मान के लिए, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए हमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्मित अम्बेडकर भवन जो रानी झांसी रोड करोलबाग में है वो हमने बुक करा दिया है, ताकि साथी सभी आएंगे आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। वो 24, 25, 26 3 दिन के लिए है, और 27 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग होगी, लगभग 200-250 साथी उसमें आएंगे। उसके लिए भी अलग से एक बड़े हॉल की हमने व्यवस्था साथी हमने की है। लेकिन पुनः निवेदन के साथ, अभी तक जो पैसा हमारे पास था हमने सब कुछ दे दिया है, लेकिन अभी भी टेंट वाले को भी एडवांस देना है, आने वाले जो अपना कंफेक्शन हलवाई है उसको भी हमें पैसा देना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पर पैसा हमें एडवांस के रूप में देना है। जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो उन साथियों को हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो अभी हमारी दिल्ली की बहन ने भी बताया है, निवेदन किया, मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन साथियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है पैसे के मामले में, वो जल्दी से जल्दी पैसा जमा कराएं, ताकि समय रहते हमें सभी कार्यक्रम हमें समुचित तरीके से कर लिए जाए। यद्यपि हमारे कुछ तो ऐसे भी डॉक्टर अम्बेडकर भवन है, उन्हें कहा भी सितंबर के महीने में हमें सारा पैसा चाहिए, तो ये हमारे सामने बड़ी दिक्कत है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि सभी साथी इस जिम्मेदारी को समझेंगे और समय रहते जो भी धन है उसको और जमा कराने की कृपा करेंगे। तो और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली के हमारे सभी साथी रात और दिन इस काम में लगे, और चिंता है इस बात की कि भाई दिल्ली में कार्यक्रम है तो दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से कैसे निकले, रात और दिन वो इस बात पे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हम लोग कल फिर मीटिंग करने वाले हैं हमारे दिल्ली प्रदेश के साथियों के साथ, और सबकी जिम्मेदारी अलग अलग देंगे, कहाँ से कितने लोग कहाँ से आना है, और जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उनके लिए भी एक टीम भी हम बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये दिल्ली की रिपोर्ट है। बाकी समय समय रहते जब भी मीटिंग होगी और भी जो भी प्रोग्रेस होगी आपको बताने का हम साथियों काम करेंगे। आप सभी को दिल की गहराई से नमो बुद्धाय जय हिंद। तो ये थे हमारे उपासक जी, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। तो इन्होंने अपनी बात दिल्ली की रखी जो दिया है। तो मेरे भी सभी साथियों से निवेदन है कि जो पैसे के बगैर, मैंने दो दफा पहले ही बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि पैसे के बिना कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो पैसा जल्दी से जल्दी जमा करवाएं। तो इसी के साथ प्रोग्राम का खत्म करने की मैं इजाजत चाहता हूँ अध्यक्ष जी से। जी जी सर। हेलो जी सर। 17 तारीख का कार्यक्रम का भी बता दीजिए। हाँ, तो 17 तारीख का कार्यक्रम जो नागपुर में होने जा रहा है उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं वो बताएंगे। तो प्लीज 2 मिनट के लिए राष्ट्रीय महासचिव जी। शेखर जी, आप अपनी नागपुर की बात रखें। अपना माइक अनम्यूट करें।
शेषराव जी मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही सर। हाँ ठीक है, तो अपना माइक अनम्यूट करें और 2 मिनट के लिए अपने नागपुर का जो प्रोग्राम है उसका बात रखें अपनी। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं फिलहाल अभी नागपुर से ही बोल रहा हूँ। 17 तारीख को केंद्रीय कार्यालय से जो प्रोग्राम रिले हुआ है पेरियार जी की जन्म जयंती के अवसर पर, तो उसी में शरीक होने के लिए कई राज्यों का नाम हमारे अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश भारती जी ने बताया गया है। तो मैं सभी से अभी जितने जुड़े हुए हैं, सचिव, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस नागपुर भूमि में, इस बौद्ध भूमि में, दीक्षा भूमि में आप 17 तारीख को शरीक हो जाइए। वहाँ सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने पेरियार जी की जन्म जयंती के ऊपर रखा है, तो आप सभी शरीक हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। सभी को फिर से मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो थैंक यू शेषराव जी, और उन्होंने अपनी सूचना रखी है कि जो जो साथी वहां पर अपने हिस्सा लेना चाहता है दीक्षा भूमि में, तो वो वहां पर उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो थैंक यू। तो मैं अध्यक्ष जी से अभी अनुरोध करूंगा कि मुझे प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत बख्शें। जी जी सर, सभ्य तो सत्ता के लिए सभी साथी अपना तो माइक सभी साथी अपने माइक का अनम्यूट कर ले